जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 20 अक्टूबर यानी 20 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। ये न्यूज़ हमने साथियों PIB, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर से ली है, तो ऑथेंटिसिटी की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले न्यूज़ की ओर। तो साथियों, पहली न्यूज़ है, हम लोग ने कल भी ये 19 अक्टूबर को भी ये न्यूज़ कवर की थी, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की। ठीक है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की। ये कहाँ पे आएगा? ये दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ में आएगा। ठीक है, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ में आएगा। तो इस रैपिड ट्रेन का नाम क्या है साथियों? नमो भारत। ठीक है, नमो भारत। ये देखिए, नमो भारत यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका नाम है। ठीक है, किस चीज़ का नाम है नमो भारत? फर्स्ट रैपिड ट्रेन का। कहाँ आई है? NCR रीजन में, मतलब दिल्ली, दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ रीजन में आई है। ठीक है, और ये इसको बनाया किसने है साथियों? इसको बनाया है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, NCRTC ने। ठीक है, इसको इसने कंस्ट्रक्ट किया है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है किसका? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का। ठीक है, कल हम लोग ने देखा ही था कि इसकी स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये दौड़ेगी, लेकिन इसकी स्पीड मैक्सिमम कितनी स्पीड है? 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस तरीके के साथियों 8 कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। ठीक है, 8 कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। हो सकता है आपसे पूछ लें कि कितने कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे इस तरीके के, तो 8 कॉरिडोर डेवलप किए जाएंगे। कल हम लोग ने देखा था कि ये जो पहली रैपिड ट्रेन है, इसका स्ट्रेच कितना होगा? तो इसका स्ट्रेच होगा साथियों 17 किलोमीटर का। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी कहीं लिखा था, हमने पढ़ा था, हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा है 17 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। ठीक है, जो अभी अनवील किया जाएगा PM मोदी द्वारा। ठीक है, वैसे टोटल जो रैपिड ट्रेन की जो टोटल स्ट्रेच होगी वो 82 किलोमीटर होगी, पर जो अभी जिसको इनॉग्रेट किया जाएगा, जो अभी कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो 17 किलोमीटर का है। 5 स्टेशन में रहेगा, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गोल्डर, दुहाई और दुहाई डिपो। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये न्यूज़ समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है साथियों डिजिटल क्रॉप सर्वे से रिलेटेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है हर स्टेट को कि आपको डिजिटल क्रॉप सर्वे को यूज़ करना पड़ेगा फ्रॉम जुलाई 2024। ठीक है, फ्रॉम जुलाई 2024, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे अब से कब से होगा? जुलाई 2024 से। तो अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज द इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स एंड इवैल्यूएशन डिवीजन विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज फाइनलाइज्ड द गाइडलाइंस कमिंग अप विद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एस्टिमेट्स एंड हैज शेयर्ड विद स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने बोला है स्टेट्स को कि आप लोग अब डिजिटल क्रॉप सर्वे जुलाई से शुरू करिए। ठीक है, जुलाई 2024 से, नेक्स्ट ईयर से शुरू करिए। तो इस डिजिटल क्रॉप सर्वे में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या चीज़ें होंगी इसकी, इसके क्या क्या फंक्शन होंगे, वो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। इस अभी तक के लिए आपको ये जानना है कि कब से डिजिटल क्रॉप सर्वे कंडक्ट किया जाएगा? जुलाई 2024 से। ठीक है, तो याद रखिएगा D से डिजिटल है और J से जुलाई है। ठीक है, तो डीजे क्रॉप सर्वे करेगा। ठीक है, डीजे क्रॉप सर्वे करेगा गाना गा गा के। ठीक है, डीजे गाना गाते हैं ना, डीजे क्रॉप सर्वे करेगा। ठीक है, D से डिजिटल और J से जुलाई, वैसे जून भी होता है पर आप जुलाई याद रखिएगा। ठीक है, जुलाई 2024 से ये कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके फंक्शंस और इसकी और स्पेसिफिकेशंस हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम गाइडलाइंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ऑल स्टेट्स एंड यूटी शैल ऑटोमेट या डिजिटाइज द प्रोसेस ऑफ एरिया एन्यूमरेशन गिरदावारी ऑफ क्रॉप्स एट फील्ड लेवल, दैट इज डिजिटल क्रॉप सर्वे फ्रॉम 24 to 25 एग्रीकल्चर ईयर। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर सर्वे जो होता है, एग्रीकल्चर ईयर जो होता है, जैसे फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल में शुरू होता है, वैसे एग्रीकल्चर ईयर जो शुरू होता है वो जुलाई में शुरू होता है, इसलिए क्रॉप सर्वे भी जो है जुलाई से शुरू किया जाएगा। अगर आप ये नहीं क्लिक कर पा रहे तो आपको डीजे वाली ट्रिक पता ही है ना, डीजे क्रॉप सर्वे करेगा। ठीक है, वैसे ये आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर ईयर जो है वो शुरू होता है जुलाई में और एंड होता है नेक्स्ट जून में। ठीक है, तो इसी के बीच डिजिटल क्रॉप सर्वे किया जाना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग एज पार्ट ऑफ डिजिटल क्रॉप सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर हैज आस्क्ड स्टेट्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन बेसिक पैरामीटर्स। तो क्या क्या होगा? विलेज नेम होगा, क्रॉप का नेम होगा, फार्म प्लॉट लेवल पे क्या है, क्रॉप वैरायटी क्या है, क्रॉप जोन एरिया क्या है, जियो टैग्स ऑफ क्रॉप फोटोज है, जियो टैग्स ऑफ फार्म बाउंड्री है। तो ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, इसको एक बार हल्का सा पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से फ्रेम होगा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे कब से किया जाएगा। ठीक है,
और कौन सी डिवीजन इसको कंडक्ट कराएगी। तो इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इवैल्यूएशन डिवीजन विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर, ये फाइनलाइज की हैं इनकी गाइडलाइंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब साथियों यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है। तो आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज डेवलपिंग एआई पावर्ड एलिफेंट प्रोडक्शन सिस्टम विच एम्स टू प्रिवेंट ट्रेन कोलिजन्स। ठीक है, तो एलिफेंट और ट्रेन की भिड़ंत ना हो इसके लिए एआई पावर्ड सोल्यूशन लाया जा रहा है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेट ला रहा है ये। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है असम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या झारखंड। ठीक है, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं अभी हाल ही में। कौन कौन सी? एक तो ये स्वस्थ त्यौहार मनाएंगे, है ना। अगर आपने 2-3 दिन के हमारे वीडियोस फॉलो किए होंगे डेली करंट अफेयर्स वाले, तो आप बहुत ही वेल वर्स्ड होंगे इनके डेवलपमेंट से जो भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ठीक है, और ये फ्री गैस सिलेंडर्स देंगे अंडर उज्ज्वला स्कीम। और साथियों झारखंड में क्या हुआ है? झारखंड में गिग वर्कर्स को एक मिनिमम वेज देने के लिए प्रोविजन किया जाएगा। ठीक है, किसको? गिग वर्कर्स को। कहाँ पे? झारखंड में। ठीक है, और साथियों तो आपको अब ये हम लोग करंट क्वेश्चन पे अपने काम करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज डेवलप्ड एआई पावर्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन सिस्टम विच एम्स टू प्रिवेंट ट्रेन कोलिजन्स। ठीक है, तो एआई पावर्ड एलिफेंट प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए किसने काम किया है? तो इसका सही आंसर है साथियों तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने लाया है एआई पावर्ड एलिफेंट कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम विच एम्स टू प्रिवेंट ट्रेन कोलिजन्स। ठीक है, जो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इससे क्या होगा कि ये सेफगार्ड करेगा वाइल्ड एलिफेंट्स फ्रॉम ट्रेन कोलिजन्स। ठीक है, अक्सर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पटरी है, ट्रेन की पटरी है। ठीक है, ट्रेन यहाँ से जा रही है, तो जनरली ये कभी कभी वाइल्ड फॉरेस्ट से होते हुए गुजरती है। ठीक है, तो एलिफेंट्स को पता नहीं होता है और वो आके यहाँ से कोलाइड कर जाते हैं ट्रेन से। ठीक है, जिसके चलते एलिफेंट्स की पॉपुलेशन को काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, तो ये देखिए कि कौन से रेलवे सेक्शन पे लगाई जाएंगी। तो एती मदाई वालेयार रेलवे सेक्शन लाइन पे ये डिप्लॉय किया जाएगा। ठीक है, ये आपको नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि तमिलनाडु में ये एलिफेंट और ट्रेन कोलिजन के लिए एआई पावर सिस्टम डेवलप किया गया है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? एलिफेंट जो है ट्रेन से ना मिल पाए। ठीक है, ट्रेन से ना मिल इज द कीवर्ड। ठीक है, मिल पाए, मिल से याद रखेंगे तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये निमोनिक समझ में आया होगा। एलिफेंट क्या करना है? एलिफेंट ट्रेन से मिल ना पाए मतलब कोलिजन ना हो पाए। ठीक है, मिल ना पाए, मिल से याद रखेंगे तमिलनाडु। एआई पावर्ड सिस्टम ले आ रहा है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाली चीज़ हम लोग ने रिवाइज कर ली और झारखंड वाली भी चीज़ हम लोग ने रिवाइज कर ली। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथियों नेक्स्ट न्यूज़ है P20 से रिलेटेड। ठीक है, P20 से अभी हम लोग को पता है कि इंडिया ने सक्सेसफुली G20 का कंडक्ट किया था अभी हाल ही में। ठीक है, कल आपने देखा होगा, अगर कल आपने करंट अफेयर फॉलो किया होगा तो अभी G20 की लास्ट मीटिंग हुई थी सेंट्रल बैंक एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स की, सेंट्रल बैंक गवर्नर्स एंड फाइनेंस मिनिस्टर्स की। कहाँ हुई थी साथियों? मोरक्को में। ठीक है, अंडर दिस वॉज द लास्ट मीटिंग अंडर इंडियन प्रेसिडेंसी ऑफ G20। ठीक है, नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो। ठीक है, तो आपको पता ही है कि G20 अभी सक्सेसफुली इंडिया ने कंडक्ट किया है। तो G20 की तरह है P20, मतलब पार्लियामेंट्री 20, जो पार्लियामेंट के कंडक्ट और पार्लियामेंट के कन्वेंशन के रूपरेखा को तैयार करती है, बातचीत करती है। ठीक है, तो अभी P20 हुआ था कहाँ? न्यू दिल्ली में। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट P20 होस्टेड बाय इंडिया। ऑब्वियसली G20 पहली बार था तो P20 भी पहली बार होगा। ठीक है, और समिट जो था उसके पहले क्या हुआ था? ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा। इसके बारे में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थीम क्या थी फोरम की? पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ठीक है, ऑब्वियसली वसुधैव कुटुंबकम से जोड़ के कोई थीम होगी। ठीक है, तो ये नाइन्थ समिट था। ठीक है, नाइन्थ P20 समिट था, नाइन्थ P20 समिट था। ठीक है, नाइन्थ P20 समिट था। और 10th P20 कहाँ कराया जाएगा साथियों? ब्राज़ील में कराया जाएगा। और 8th P20 कहाँ हुआ था? ऑब्वियसली इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें P20 से रिलेटेड देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे P20 से रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो P20 में साथियों अफ्रीकन यूनियन ने भी पार्टिसिपेट किया था, जिसकी वजह से हाईएस्ट पार्टिसिपेशन एवर रिकॉर्ड हुआ है P20 किसी भी P20 समिट में। ठीक है, अब आपको पता ही होगा G20 में अफ्रीकन यूनियन को भी इंक्लूड कर लिया गया है। ठीक है,
साथियों देखते हैं कि जो समिट हुआ है, P20 समिट हुआ है, उसमें 4 हाई लेवल सेशंस हुए थे, ठीक है। तो क्योंकि ये लास्ट समिट है, इसलिए हम लोग को इसके बारे में पूरी तरीके से सारे ज्ञान या सारे इंफॉर्मेशन, सारे फैक्ट्स जितने भी अवेलेबल हैं वो देख लेने होंगे, ठीक है। तो हाई लेवल सेशंस कौन कौन से हुए हैं? एजेंडा 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, शोकेसिंग अचीवमेंट्स एंड एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस। नेक्स्ट सेशन था सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशंस पे, गेटवेज टू ग्रीन फ्यूचर। थर्ड सेशन हुआ था मेन स्ट्रीमिंग जेंडर इक्वालिटी पे, फ्रॉम विमेन एम्पावरमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट। और लास्ट सेशन हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन इन पीपल्स लाइफ थ्रू पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? P20 में जो सेशन हुए थे उनका एक पेज तैयार हुआ है, ठीक है, पेज PAGE, उनका एक पेज तैयार हुआ है, किसका? P20 का। तो P से P और P से पेज, ये याद रखिएगा, ये निमोनिक है, ठीक है। P से पहला सेशन किसका था? मतलब आपको सेशन पूरे लाइन से नहीं याद रखने, पर आपको बस ये याद रखना है कौन कौन से सेशंस हुए थे। तो आपको ऑप्शन से दे देगा कौन सा इसमें से सेशन नहीं था, ठीक है। तो पहला सेशन जो हुआ है, जो निमोनिक के सराउंडिंग है, वो है P से पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। पेज निमोनिक है हम लोग का, और पहला P है जो है वो है पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीपल्स लाइफ थ्रू पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से इसका एक सेशन हुआ था। नेक्स्ट सेशन हुआ था साथियों एजेंडा 2030 पे, ठीक है। एजेंडा 2030 मतलब SDGs पे। एजेंडा 2030 आप जानते ही हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात है। जी मतलब जेंडर इक्वालिटी साथियों, और ई मतलब एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन। इसको हम ना दूसरे कलर से कर देते हैं ताकि क्लैरिटी हो जाए। पी से पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म। ए से एजेंडा 2030, जी से जेंडर इक्वालिटी, और ई से एनर्जी ट्रांजिशंस, ठीक है। तो ये जो है ये चार तरीके के चार हाई लेवल सेशंस हुए थे, ठीक है साथियों। तो याद रखिएगा पेज के सेशंस हुए थे, ठीक है। जो भी P20 के सेशंस हुए थे वो सब पेज में लिखे हुए हैं, ठीक है, पेज में लिखे हुए हैं। पेज क्या है? P से पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ए से एजेंडा 2030, जी से जेंडर इक्वालिटी, और ए से एजेंडा 2030 SDGs, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये निमोनिक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो एक एग्जीबिशन मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी ऑर्गेनाइज किया गया था, हाईलाइटिंग इंडियाज एंशिएंट एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस, ठीक है। तो एक मेडल ऑफ डेमोक्रेसी जो एग्जीबिशन किया गया था वो भी कहाँ किया गया था? P20 समिट में किया गया था, ठीक है साथियों। और कुछ चीज़ें और जॉइंट डिक्लेरेशन भी पास हुआ था, जिसके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन पास हुआ था, इट स्पोक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनहांसमेंट ऑफ स्किल्स, एडॉप्शन ऑफ विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 बाय पार्लियामेंट एटसेट्रा अमंग अदर्स, ठीक है। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा, P20 जो हुआ है वो दिल्ली में हुआ है, लास्ट समिट हुई थी, इसमें अफ्रीकन यूनियन का भी पार्टिसिपेशन था, ठीक है। और P20 जो है पेज पे लिखा हुआ है सारे उसके सेशंस। P से पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म, A से एजेंडा 2030, G से जेंडर इक्वालिटी, और E से एनर्जी ट्रांजिशंस। तो इन पे 4 हाई लेवल सेशंस हुए थे, कहाँ? P20 समिट में, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हैज अप्रूव्ड इंडियाज सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, ठीक है। तो अभी इंडिया ने सेल्फ डिक्लेरेशन किया है फ्रॉम फ्रीडम ऑफ विच डिजीज, जिसके बारे में आपको बताना है। तो वो कौन सी डिजीज है जिसमें इंडिया ने सेल्फ डिक्लेयर कर दिया है फ्रीडम के लिए, ठीक है। और किसको बताया गया है? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ को, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ट्रैकोमा, नेक्स्ट है एवियन इन्फ्लुएंजा, थर्ड ऑप्शन है हेपेटाइटिस सी वायरस, और फोर्थ है लिम्फियाटिक फाइलेरियासिस, ठीक है। तो अभी ये हेपेटाइटिस सी वायरस से हम लोग ने अभी 3-4 दिन पहले, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए गोल्ड टियर स्टेटस किसको मिला था साथियों? इजिप्ट को मिला था, है ना, इजिप्ट को मिला था। हम लोग ने अभी 3 या 4 दिन पहले की न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ठीक है। किसने दिया था? WHO ने दिया था Tier 1 स्टेटस, क्योंकि इजिप्ट काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है हेपेटाइटिस सी वायरस को। और लिम्फेटिक फेलरेसिस कहाँ खत्म हो गया है पूरी तरीके से साथियों? ये तो हम लोग ने कल ही देखा था। तो एल से लिम्फेटिक फिलेरेसिस था, और एल से ही लाओ कंट्री जो साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है, लाओस, ठीक है साथियों। और इस क्वेश्चन का आंसर है साथियों एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा। तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हैज अप्रूव्ड इंडिया सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा, कॉमनली नोन एज बर्ड फ्लू, इन सर्टेन पोल्ट्री कंपार्टमेंट्स इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, ठीक है।
तो सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम किससे मिला है? एवियन इन्फ्लुएंजा से। ध्यान दीजिएगा, इजी क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, इससे ज़्यादा और इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अपना चंद्रयान इज पोर्टल लॉन्च्ड बाय। तो अपना चंद्रयान नाम का एक पोर्टल है जिसमें चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो वो पोर्टल किसने लॉन्च किया है आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थर्ड ऑप्शन है इसरो, या फोर्थ ऑप्शन है ए, बी एंड सी। तो साथियों इसका सही आंसर ए, बी, सी नहीं है, इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री जो यूनियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान साहब, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के, उन्होंने लॉन्च किया है वेब पोर्टल अपना चंद्रयान फॉर स्कूल स्टूडेंट्स इन न्यू दिल्ली। दिस वेब पोर्टल वाज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। ही आल्सो लॉन्च 10 स्पेशल मॉड्यूल्स ऑफरिंग कॉम्प्रिहेंसिव पर्सपेक्टिव ऑन इंडिया ऑन इसरोज चंद्रयान 3 मिशन फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो एक तरीका का क्विज कॉम्पिटिशन टाइप होगा, मॉड्यूल्स होंगे जिसमें चंद्रयान 3 के बारे में जानने का मौका मिलेगा। किसने डेवलप किया है? एनसीईआरटी ने। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये अपना चंद्रयान जो पोर्टल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और ना ही इसरो का। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 141st सेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी वाज होस्टेड बाय इंडिया फ्रॉम अक्टूबर 15 to 17 2023 इन मुंबई महाराष्ट्र। हाउ मेनी प्रीवियस आईओसी सेशंस टुक प्लेस इन इंडिया। ठीक है, तो 141st सेशन जो था इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, वो अभी इंडिया ने रिसेंटली होस्ट किया था। ठीक है, अभी आप अगर फॉलो कर रहे होंगे हमारे करंट अफेयर्स, तो 3-4 दिन पहले ही हम लोग ने ये देखा था कि 141st सेशन जो हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, उसने 5 गेम्स जो है इंक्लूड किए थे लॉस एंजल्स ओलंपिक्स के, जो कि 2028 में होने वाले थे। उसका निमोनिक था क्या साथियों? उसका निमोनिक था अगर हम एसएससी पास करेंगे, अगर हम एसएससी पास करेंगे तो ओलंपिक में ओलंपिक में हमको क्या मिलेगा? लाख रुपए की फुटबॉल। ठीक है, लाख रुपए की फुटबॉल। तो साथियों हम लोग ने क्या बनाया था, ये 5 नए स्पोर्ट्स थे जो कि इंक्लूड किए गए थे कहाँ पे? लॉस एंजल्स ओलंपिक्स में, जो कि 2028 में होंगे। नेक्स्ट ईयर वाले ओलंपिक्स नहीं, जो कि पेरिस में होंगे। ठीक है, तो एस से क्या था साथियों? एस से था सॉफ्ट बॉल, फिर दूसरे एस से था स्क्वॉश, सी से था क्रिकेट, लैक से था लैक्रोस, और फुटबॉल से क्या था? फ्लैग फुटबॉल। ठीक है साथियों, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, उसमें निमोनिक के साथ साथ पूरा इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कौन कौन से ओलंपिक्स होंगे अभी हाल ही में 24-28, और कौन कौन से गेम्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है साथियों, तो और क्वेश्चन यहाँ पे है साथियों, क्या क्वेश्चन है? इससे पहले कितने सेशंस इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इंडिया में हुए हैं? ठीक है, तो आपको ये बताना है, एक सेशन हुआ है, या 2 सेशन हो चुके हैं, या 3 सेशंस हो चुके हैं, या 4 सेशंस हो चुके हैं। तो साथियों इसका सही आंसर है एक सेशन और हो चुका है इससे पहले। ठीक है, एक सेशन और हो चुका है, और ये जो 141st सेशन था ये सेकेंड सेशन है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड IOC सेशन hosted by India after 40 years. India hosted 86th IOC सेशन in New Delhi in 1983। ठीक है, 1983 में दिल्ली में ऑलरेडी होस्ट कर चुके हैं एक बार इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन। ठीक है साथियों, और क्या हुआ है यहाँ पे 141st में? रशियन ओलंपिक कमेटी को सस्पेंड कर दिया गया है। किस लिए? क्योंकि ये लोग कुछ ना कुछ वायलेट करते रहते हैं ओलंपिक चार्टर्स को। सबसे पहले तो ये यूक्रेन एनेक्सेशन की वजह से भी इनको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे फिर से 5 एडिशनल स्पोर्ट्स हैं जो हम लोग ने देखे थे, सॉफ्ट बॉल या बेसबॉल, स्क्वॉश, एसएससी, सी से क्रिकेट, लैक्रोस और फ्लैग फुटबॉल। ठीक है साथियों, तो ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? लॉस एंजल्स 2020 में। ठीक है, लॉस एंजल्स 2020 के लिए। ठीक है साथियों, और जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा होस्ट किया जाएगा कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। ये ध्यान दीजिएगा कि ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है इंडिया में। कब हुआ था? 1983 में, जिस साल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, जिस साल वर्ल्ड कप जीता था उसी साल ओलंपिक कमेटी को भी होस्ट किया था। कहाँ पे? दिल्ली में। और वो कौन सा सेशन था? 86th सेशन था। ये कौन सा सेशन है? 141st सेशन है। बहुत ही माइन्यूट चीज़ें हैं पर ध्यान देने वाली बात है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? मोदी साहब ने किया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने कहाँ पे 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस का इनॉग्रेशन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज इनॉग्रेटेड 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस इन विच सिटी? तो आपके ऑप्शंस हैं केवड़िया, लखनऊ, कोची या चंडीगढ़। तो साथियों इसका सही आंसर है कोची। ठीक है, कोची केरला में 16th एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस का इनॉग्रेशन हुआ है इन ऑर्डर टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, तो एग्री फूड सिस्टम में सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करने के लिए ये एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ किया जा रहा है? कोची में किया जा रहा है। ठीक है, कोची कहाँ है? केरला में है। ठीक है, केरला से याद रखेंगे केला। ठीक है, तो केला क्या है? एग्रीकल्चर का पार्ट है। ठीक है, केला एग्रीकल्चर का पार्ट है, तो याद रखिएगा केला की ही कोई सिटी में हुआ होगा। कहाँ पे हुआ होगा? कोची सिटी में। ठीक है, कोची सिटी में हुआ है। ठीक है ऐसे एक छोटा सा हैक है, आपके दिमाग में रहती है तो अच्छी बात है, नहीं तो कंफ्यूज ही नहीं होंगे। आपको याद रहेगा कि एग्रीकल्चर क्या है? केले से रिलेटेड है। केला में क्या है? मतलब केरला में क्या होगा? कोची होगा। ठीक है कुछ सस्टेनेबल और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंडिया में है जो कि प्रोमिनेंट है, जैसे GIAHS ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम्स लाइक पोकल्ली राइस, ये सब केरला का ही है। पोकल्ली राइस, कुटुनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम ऑफ केरला। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच रिसेंटली विच इम्यूनेशन वाज यूज्ड बाय इजराइल डिफेंस फोर्सेस इन गाजा एंड लिबनान विच वॉज इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ? तो कौन सा एम्यूनेशन अभी रिसेंटली यूज किया गया था बाय इजराइल डिफेंस फोर्सेस इन गाजा एंड लिबनान विच वॉज इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ? इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कौन सा ऐसा एम्यूनेशन यूज किया था जो कि वायलेट करता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को? ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ क्या है? क्यों ऐसा लॉ जो कि ह्यूमन वैल्यूज या ह्यूमन राइट्स को वायलेट करता है। ठीक है, जो कि ह्यूमैनिटी को वायलेट करता है। ठीक है, तो आपको बताना है वो कौन सा एम्यूनेशन था। तो आपके ऑप्शंस हैं व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, मीथेन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो साथियों इसका सही आंसर है व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, रिसेंटली ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स वॉच हैव अक्यूज्ड इजराइल डिफेंस फोर्सेस ऑफ यूजिंग व्हाइट फॉस्फोरस म्यूनिशंस इन गाजा एंड लिबनान इन वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अभी हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। तो ध्यान दीजिएगा कि जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसका जो यूज है वो इट इज अगेंस्ट इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिए कौन सा म्यूनिशन यूज किया गया था? व्हाइट फॉस्फोरस। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस जो आप माचिस की तीली जानते हैं ना, मैच स्टिक, ठीक है, उसके आगे रेड फॉस्फोरस लगा होता है। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस यहाँ पे यूज हुआ है किसके द्वारा? मतलब अक्यूज किया गया है इजराइल डिफेंस फोर्सेस को। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें इससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो व्हाइट फॉस्फोरस इसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं। ये आता है ग्लोबलाइज हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल्स के अंदर। ठीक है, कैटेगरी 1। इतना आपको नहीं जानना, बस आपके लिए एक बैकग्राउंड सेट कर रहा है। ये ऑलरेडी एक बार यूज कर चुके हैं। कौन यूज किया है? ऑब्वियसली यूएस यूज किया होगा इन सेकेंड बैटल ऑफ फालूजा इन इराक इन 2004। ठीक है तो व्हाइट फॉस्फोरस का यूज किया गया है। यहाँ पे कुछ टिडबिट्स है, आप देख सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंडिया ने अभी विटनेस किया है इट्स फर्स्ट एनकाउंटर विद टिलापिया वायरस। ठीक है, टिलापिया पर्वो वायरस। ठीक है, टिलापिया पर्वो वायरस से पहली बार इंडिया में विटनेस किया है। तो आपको बताना है ये किस स्टेट में हुआ है, मतलब किस स्टेट में ये पाया गया है। कौन सा वायरस? टिलापिया पर्व वायरस। ठीक है, टिलापिया पर्वो वायरस। तो आपके ऑप्शन है साथियों तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या केरला। तो साथियों इसका सही आंसर है तमिलनाडु। India has witnessed its first encounter with tilapia parvovirus in Tamil Nadu, causing a significant impact on country's aquaculture. तो ये जो वायरस है ये जो फ्रेश वाटर फिश स्पीशीज है तिलापिया उसको ना हार्म करता है, इसलिए कंट्री के एक्वाकल्चर हैं वो हार्म हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना है कहाँ पे आया है टिलापिया पेरोवायरस? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में। ठीक है, टिलापिया क्या है? फिश है। ठीक है, फिश है ये जो कि फ्रेश वाटर फिश है और इसको हार्म करता है ये पर्वो वायरस। ठीक है, तिलापिया पर्वो वायरस। टी से याद रखेंगे टिलापिया और टी से ही तमिलनाडु। ठीक है, अब बोलेंगे कि आप त्रिपुरा हो सकता है, तेलंगाना हो सकता है, तो ये तो थोड़ा सा बहुत आपको भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा ना। तो याद रखिएगा तिलापिया जो पर्वो वायरस है ये तमिलनाडु में मिला है। अभी हम लोग ने तमिलनाडु में और क्या देखा था? एलिफेंट से मत मिल, एलिफेंट को ट्रेन से
ना मिलना चाहिए, ठीक है। एलिफेंट ट्रेन से ना मिल, ठीक है। एलिफेंट ट्रेन से ना मिल, इसका क्या मतलब था कि तमिलनाडु जो है वो सेटअप कर रहा है एआई पावर्ड सिस्टम, जिसकी वजह से एलिफेंट जो कोलाइड कर जाते हैं ट्रेन में उसको वो नहीं होगा, वो जो चीज़ें हैं कोलिजन्स ट्रेन कोलिजन्स उनको रोकेगा एआई पावर्ड सिस्टम, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ है, ये तमिलनाडु में हुआ है। अभी हम लोग ने पहली दूसरी स्लाइड में ही ये देख लिया था, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है तमिलनाडु में हम लोग ने देखी अभी, टिलापिया पर्वो वायरस। टिलापिया क्या है, ये फ्रेश वाटर फिश है जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन रिस्क मैनेजमेंट फॉर इट्स कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंट रिस्क इफेक्टिव रिस्क असेसमेंट स्ट्रैटेजीज। तो आपको ये बताना है गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन रिस्क मैनेजमेंट किसको मिला है। तो आपके ऑप्शन है भेल, आरईसी लिमिटेड, गेल या सेल, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है आरईसी लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न है। उनको क्या मिला है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। पीकॉक अवार्ड इन रिस्क मैनेजमेंट फॉर इट्स कमिटमेंट इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव रिस्क असेसमेंट स्ट्रैटेजीज। तो बस आप ये याद रखिएगा, गोल्डन पीकॉक अवार्ड इन रिस्क मैनेजमेंट किसको मिला है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन एंटरप्राइज को, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, रूरल में इलेक्ट्रिसिटी होगी तो पीकॉक का रिस्क कम रहेगा, ठीक है। रूरल में इलेक्ट्रिसिटी होगी तो पीकॉक का रिस्क कम रहेगा, ठीक है। तो रूरल इलेक्ट्रिसिटी से क्या मतलब है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। पीकॉक का रिस्क से क्या मतलब है, पीकॉक अवार्ड मिला है किसमें, रिस्क मैनेजमेंट में, ठीक है। हो सकता है आपसे कैटेगरी भी पूछ ले तो आपको कैटेगरी भी याद रखनी है, आपको ये भी याद रखना है कौन सा अवार्ड है और किसको मिला है, ठीक है। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होगा तो पीकॉक का रिस्क कम होगा, ठीक है। पीकॉक से पीकॉक अवार्ड रिस्क से रिस्क मैनेजमेंट में मिला है, और किसको मिला है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक महारत्न है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया था प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्र इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्र कहाँ पे लॉन्च किया था, महाराष्ट्र में लॉन्च किया था। तो आपको इनका नंबर बताना है, कितने प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्र कितने लॉन्च किए गए हैं महाराष्ट्र में। तो आपके ऑप्शन है 511, 578, 613 या 619। तो साथियों इसका सही आंसर है 511, ठीक है। 511 विकास केंद्र जो कि प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्र है वो लॉन्च किए गए हैं, ठीक है, अक्रॉस 34 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। इनका क्या काम होगा, ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्र मतलब कौशल को बढ़ावा देना होगा, ठीक है। केंद्राज विल कंडक्ट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू रूरल यूथ, ठीक है। कहाँ पे लॉन्च हुए हैं ये प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्या विकास केंद्र, तो ये महाराष्ट्र में लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। कितने लॉन्च हुए साथियों, 511, ठीक है। ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखने लायक है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं पूछेगा, और तो बाकी चीज़ें सेल्फ अंडरस्टूड है कि ग्रामीण कौशल्या जो विकास केंद्र है ऑब्वियसली कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों सखरोव प्राइज से रिलेटेड। तो सखरोव प्राइज जो है वो मिला है फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए, किसको, जीना महाशा अमीनी को, ठीक है। जीना महाशा अमीनी को मिला है। तो आपको ये बताना है ये जो जीना महाशा अमीनी है ये कहाँ की है, ठीक है। आपके ऑप्शन है ईरान, पैलेस्टीन, सऊदी अरेबिया या रशिया, ठीक है। सखरोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट जिनको मिला है उनका नाम तो है जीना महाशा अमीनी, पर उनको बताना है कि वो किस कंट्री को बिलोंग करती थी, ठीक है। तो साथियों इसका सही आंसर है ईरान, ठीक है। ईरान को बिलोंग करती थी और पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने हिजाब के अगेंस्ट वहाँ पे मतलब प्रोटेस्ट किया था, जिसकी वजह से इनको पुलिस कस्टडी में लिया गया था। उसके बाद वहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी, जो कि वहाँ पे एक मूवमेंट रिवोल्यूशनराइज कर दिया गया था, जिसकी वजह से इनको सखरोव फ्रीडम प्राइज मिला है, ठीक है। तो याद रखना है सखरोव फ्रीडम प्राइज पहले तो किसको मिला है, जीना महाशा अमीनी को मिला है। ये कहाँ की है, ईरान की है। और ये जो सखरोव प्राइज है ये रशियन का प्राइज नहीं है, आपको लग रहा होगा सखरोव लग रहा होगा रशियन नेम है, पर ये यूरोपियन पार्लियामेंट का मतलब यूरोपियन यूनियन का ये अवार्ड है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन का अवार्ड है, ठीक है। तो इसमें चार चीज़ें क्या क्या साथियों, यूरोपियन यूनियन, सखरोव प्राइज, जीना महाशा अमीनी और ईरान, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, सखा के साथ जीना है,
ठीक है, सखा, थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है, आप जानते हैं, अगर फॉलो कर रहे होंगे तो पता ही होगा कितनी घटिया राइटिंग है मेरी। सखा के साथ जीना है, नहीं तो रैन कर जाना है कहाँ, यूरोप। नहीं तो कहाँ रैन कर जाएंगे, यूरोप। ठीक है, तो आपको कोई स्पेशल सखा होगा जिसके साथ आप यूरोप घूमना चाहते होंगे, जिसके बिना आप जी नहीं सकते होंगे, तो उसको याद करिएगा। ठीक है, तो एक सखा है, सखा के साथ जीना है, नहीं तो रैन कर जाएंगे यूरोप। ठीक है, सखा से याद रखिएगा सखरोव प्राइस। ठीक है, सखरोव प्राइस। और जीना, सखा के साथ जीना है, जीना क्या है, जीना महाशा अमीनी इनका नाम है। ठीक है, रैन कर जाना है मतलब ईरान की बात हो रही है, और यूरोप मतलब यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन ये फ्रीडम प्राइज अवार्ड करता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये पूरा निमोनिक समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, सखा के साथ, सखा के साथ जीना है। ठीक है, जीना है, नहीं तो यूरोप रैन कर जाना है। ठीक है, यूरोप रैन कर जाएंगे। ठीक है, रैन कर जाएंगे। रैन से याद रखिएगा ईरान। यूरोपियन यूनियन का ये अवार्ड है, ये मत सोचिएगा कि ईरान का अवार्ड है और यूरोपियन यूनियन को मिला है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का अवार्ड है, क्योंकि ये काफ़ी लिबरल अवार्ड है, मतलब ह्यूमन राइट्स को एम्पावर करने के लिए अवार्ड दिया जाता है, इसलिए ये यूरोपियन यूनियन, क्योंकि अपने आप को बहुत ही वो डेमोक्रेटिक लिबरल कंट्री ग्रुप मानते हैं। ठीक है, हालांकि अपने पे सभी जितने मतलब हैं अपने, हिपोक्रेसी जो है वहाँ पे भी हर जगह व्याप्त है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये बोलना कि यूरोपियन यूनियन या वेस्टर्न कंट्रीज डबल फेज नहीं है या उनके यहाँ बहुत डेमोक्रेसी की बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको नहीं, आपको पता ही होगा 2003 में या 2004 में, 2005-6 में शायद सद्दाम हुसैन इराक में यूएस ने ज़बरदस्ती ये कह के हमला बोल दिया था या इन्वेड कर दिया था कि सद्दाम हुसैन के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। और तब किसने सपोर्ट किया था, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर साहब, उन्होंने सपोर्ट किया था। ठीक है, तो ऐसे ही लोग हिपोक्रेटिक तरीके से लोग डील करते हैं, तो यहाँ पे कोई डेमोक्रेसी इनके यहाँ अभी नहीं है, ये इनको भी ह्यूमन राइट्स का कोई भी वो नहीं है। ठीक है, चलिए खैर ये तो अलग बात हो गई। तो सखा के साथ जीना है, नहीं तो यूरोप रैन कर जाना है। सखा प्राइस कौन सा है, सखरोव प्राइस। जीना मतलब जीना महाशा अमीनी, ये कहाँ की है, ये ईरान की है। और सखा प्राइस कौन देता है, सखारोव प्राइस ये यूरोप यूनियन देता है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन देता है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको सारे निमोनिक समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चक्रा 2 ऑपरेशन वॉज ए न्यूज, व्हाट डज इट रिलेट टू। तो आपको ये बताना है चक्र 2 ऑपरेशन जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स, एफसीआई की करप्शन से रिलेटेड, या इलीगल बेटिंग से रिलेटेड, या मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड। तो साथियों इसका सही आंसर है साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम से ये रिलेटेड है। ठीक है, और ये किसका ऑपरेशन है, ये सीबीआई का ऑपरेशन है। ठीक है, तो सारी चीज़ें सी से है, 3C, 3C, सीबीआई का ऑपरेशन है। क्या नाम है ऑपरेशन का, चक्र 2। चक्र 2 किस चीज़ के, साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड। ठीक है, साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम से रिलेटेड ये ऑपरेशन है, जिसमें क्या होगा कि कॉम्बैट और डिसमेंटल किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड विद साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम से इंडिया। ठीक है, तो 3C याद रखिएगा, सी से सीबीआई, सी से चक्रा 2 और तीसरे सी से साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम्स। ये ना एफसीआई के करप्शन से रिलेटेड है, ना ही इलीगल बेटिंग से रिलेटेड है, और ना ही मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये निमोनिक पसंद आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते इज बीइंग कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। तो ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते कौन कंडक्ट कर रहा है, तो आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंडियन रेलवेज, या यूपी पुलिस। तो साथियों इसका सही आंसर है इंडियन रेलवेज। ठीक है, इंडियन रेलवेज। It was launched by Indian Railways, and under this drive, children in need of care and protection who came into contact with Indian Railways were rescued and handed over to concerned authorities। ठीक है, तो ट्रेन में जो भी बच्चे गुम हो जाते हैं या ट्रेन में कुछ बच्चे स्मगल किए जाते हैं, कई बार होता है कि नेपाल से बच्चे स्मगल करके आ रहे हैं ना, ऐसे ऐसे कई बार केसेस हो जाते हैं, कोई इलीगल ट्रैफिकिंग होती है बच्चों की, तो इसको बचाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स काम कर रहा है नन्हे फरिश्ते के ऑपरेशन के नाम से। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, कब फॉर्म हुई थी, 1882 में फॉर्म हुई थी। ठीक है साथियों, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है, बस याद रखिएगा नन्हे फरिश्ते किसकी इनिशिएटिव है, तो ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की इनिशिएटिव है।
ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, युवा संगम स्कीम से रिलेटेड। तो आपको ये बताना है कि युवा संगम स्कीम में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव है, इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल कनेक्शंस। नेक्स्ट ऑप्शन है, एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 ईयर्स विल बी इंक्लूडेड इन युवा संगम। नेक्स्ट ऑप्शन है, इट वॉज लॉन्च अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत विच ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और लास्ट ऑप्शन है, अंडर दिस यूथ विल रिसीव मल्टी डायमेंशनल एक्सपोजर इन 5 ब्रॉड एरियाज। तो साथियों इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है एज ग्रुप वाला ऑप्शन। ठीक है, इसमें एज ग्रुप वाला ये ऑप्शन है, इसको अलग कलर से कर देते हैं, ये गलत है। एक्चुअली एज जो है वो है 18 to 30 ईयर्स। ठीक है, 18 to 30 ईयर्स। ठीक है, 18 to 30 ईयर्स। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इट इज़ एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्ट्रेंथन पीपल टू पीपल कनेक्शन बिटवीन यूथ बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटी ऑफ इंडिया interested in youth in the age group of 18 to 30 years, mainly students, NSS volunteers, employed, self-employed persons may register to युवा संगम। ठीक है, it was launched under EBSB एक भारत श्रेष्ठ भारत which draws inspiration from national education policy। इसमें क्या होता है, इसमें फोकस किया जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग और imbibing knowledge of rich diversity of India। और इसमें मेन चीज़ क्या है, ये 5 ब्रॉड एरियाज में काम करता है। किसमें, पर्यटन मतलब टूरिज्म में, परंपरा या ट्रेडिशंस में, प्रगति या डेवलपमेंट में, परस्पर संपर्क मतलब पीपल टू पीपल कनेक्ट, हम लोग ने यही पढ़ा था, एंड प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये 5 ब्रॉड एरियाज में युवा संगम काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वाई यूथ संगम से याद रखिएगा, यूथ। ठीक है, यूथ संगम से याद रखिएगा, इसका मतलब होता है युवा संगम। ठीक है, तो क्यों हमने यूथ बताया आपको, यूथ से याद रहेगा आपको, ये 5 ब्रॉड एरियाज में डील करता है। ठीक है, 5 ब्रॉड एरियाज में, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 हो गए ना, 5 हो गए यूथ में, युवा में 5 चीज़ हो गई, 5 लेटर हो गए, तो इसलिए 5 ब्रॉड एरियाज में ये काम करेगा। ठीक है, पर ये इसका निमोनिक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ ब्रॉड एरियाज को बताने के लिए है। एरियाज क्या क्या है, टूरिज्म, ट्रेडिशन, डेवलपमेंट, पीपल टू पीपल कनेक्ट और टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अपार वॉज इन द न्यूज़, व्हाट डज इट मीन। ठीक है, तो आपने अभी देखा था अपार न्यूज़ में था, अभी 3-4 दिन पहले ही हम लोग ने इस क्वेश्चन को पढ़ा भी था, इस क्वेश्चन मतलब ये न्यूज़ को पढ़ा भी था। ठीक है, तो आपको ये बताना है ये क्या था। ठीक है, तो ये एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है, या ये कोस्टल रेगुलेशन जोन्स है, ये हटा दीजिएगा, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स है, या ये टेम्पल ट्रस्ट है, या पॉल्यूशन असेइंग इंस्ट्रूमेंट्स है ये। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। ठीक है, हम लोग ने पिछले जब हम लोग ने इसको लास्ट टाइम पढ़ा था तो इसमें ये पढ़ा था कि ये 12 डिजिट होगा। ठीक है, 12 डिजिट आईडी है। ठीक है, 12 डिजिट, 1 स्टूडेंट 1 नेशन आईडी है। ठीक है, वन नेशन 1 स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, 12 डिजिट। कैसे याद रखा था कि बार बार फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, बार बार अपना नाम, पता, एड्रेस, कॉलेज, आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही बार आईडी एक ही बार देना है। ठीक है, तो बार बार बचने से कैसे याद रखा था, बार बार नहीं देना पड़ेगा ना अपनी आईडी, बार बार नहीं देना पड़ेगा, तो बार बार से कैसे याद रखा था, 12। ठीक है, तो 12 अंकों की ये आईडी है। ठीक है, 12 डिजिट्स की ये आईडी है, किसकी, 1 नेशन 1 स्टूडेंट की। ठीक है, तो एक स्कूल या कॉलेज में एक ही आईडी थ्रू आउट रहेगी, परमानेंट रहेगी, जिसकी वजह से काफ़ी आसानी होगी, एक ऑप्टिमेशन हो जाएगा पूरा आराम से, कि कुछ भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने क्रेडेंशियल्स करने हैं तो वो आराम से ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए ये आई है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद करिएगा, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। आराम से इससे पूछा जा सकता है कि व्हाट डज ए स्टैंड फॉर, दिस थर्ड ए स्टैंड फॉर। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई हुई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कंसिडर फॉलोइंग एंड फाइंड आउट विच वन इज इनकरेक्ट। ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात क्यों हो रही है साथियों, अभी कल ही महुआ मोइत्रा है जो टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की एमपी है, उनको उनको उनके ऊपर ब्राइबरी चार्जेस लगे हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रिविलेजेस होते हैं एक एमपी के या एमएलए के, उसके बारे में यहाँ बात होगी, ये पॉलिटिकल स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। तो आपके ऑप्शन है, parliamentary privileges include Attorney General of India and Union Ministers. Parliamentary privileges extend to President, who is an integral part of Parliament. Next option है, Article 105 deals with power, privileges and etc. of House of Parliament and members and committees.
आर्टिकल 194 क्लॉज 2 एक्सटेंड दिस इम्यूनिटी टू एमएलएज, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो साथियों सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं होता है, ठीक है। जो कि इंटीग्रल पार्ट तो है पार्लियामेंट के, पर इनके पास पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नहीं होता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या क्या होता है? इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटीज एंड एग्जेम्पशंस एंजॉयड बाय टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, देयर कमिटीज एंड देयर मेंबर्स। इससे क्या होता है? इनकी इंडिपेंडेंस और इफेक्टिवनेस रहती है, ठीक है। ये कुछ भी बोल सकते हैं, इनको कुछ भी बोलने बताने या कुछ भी बताने पे, पार्लियामेंट में कोई भी क्वेश्चन करने पे इनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कोई कोर्ट इन पे क्वेश्चन नहीं कर सकते कि आपने ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों नहीं बोला, ठीक है। तो और ये किसको किसको और मिला होता है अपार्ट फ्रॉम एमपी एमएलएज के अलावा? ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिला होता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी मिला होता है। और इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन है प्रेसिडेंट, ठीक है, जो कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट तो है, ठीक है। पार्लियामेंट के कौन कौन से 3 पार्ट है ना, आपको पता होगा पार्लियामेंट के 3 पार्ट है, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट, ये 3 पार्ट है। सॉरी प्रेसिडेंट, ये 3 पार्ट है, ये 3 इंटीग्रल पार्ट है किसके? पार्लियामेंट के, ठीक है। पार्लियामेंट के 3 इंटीग्रल पार्ट हैं। तो इन दोनों पे तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लागू होती हैं, पर इनकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अलग है प्रेसिडेंट साहब की, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है वो प्रेसिडेंट को नहीं जो उनके ऊपर नहीं एप्लीकेबल है, वो एक्सेप्शन है, ठीक है। और किसके ऊपर लागू होती है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर एंड यूनियन मिनिस्टर्स, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इम्यूनिटी की बात हो रही है कि कौन कौन से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कौन कौन से आर्टिकल्स में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 105 फॉर एमपीज, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, नो एमपी शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और वोट गिवन बाय हिम पार्लियामेंट, ठीक है। तो कोई भी कोर्ट ये मतलब प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकता है किसी एमपी एमएलए के अगेंस्ट जस्ट बिकॉज उसने कुछ कहा है या किसी मुद्दे पे वोट दिया है, ठीक है। और ये आर्टिकल 194 क्लॉज 2 है, ये दिस एक्सटेंड दिस इम्यूनिटी टू एमएलएज, ठीक है। तो 105 एमपी के लिए है और 194 क्लॉज 2 किसके लिए है? एमएलएज के लिए है, ठीक है। ये एमपी के लिए है और ये एमएलएज के लिए है, ठीक है साथियों। पर प्रेसिडेंट इससे बाहर है, ठीक है। प्रिविलेजेस से प्रेसिडेंट बाहर है, ठीक है। और कौन अंदर है? नॉन मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनके ऊपर ये लागू होता है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू ऑफिशियली डेजिग्नेट इट्स ओन ट्री, फ्लावर, बर्ड एंड स्पीशीज। तो कौन सा ऐसा पहला जिला बना है, डिस्ट्रिक्ट बना है, जो कि अपना खुद का ट्री है, जिसके पास खुद का फ्लावर है, बर्ड है और स्पीशीज है? तो साथियों आपके ऑप्शन है चीरू, दिल्ली, ये दिल्ली था, ठीक है, चीरू, दिल्ली, गुवाहाटी या कासरगोड, ठीक है। तो साथियों उसका सही ऑप्शन है कासरगोड, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? इन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, सब चीज़ अपना बना लिया, ट्री, फ्लावर, बर्ड, स्पीशीज, ठीक है। तो कासरगोड डिस्ट्रिक्ट इन केरला हैज बिकम फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू ऑफिशियली डेजिग्नेट इट्स ओन ट्री, फ्लावर, बर्ड एंड स्पीशीज, ठीक है। तो आप यहाँ पे बर्ड, ट्री, स्पीशीज ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर केरला स्पेसिफिक कुछ दे रहे हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आप एक बार इसको रीडिंग मार सकते हैं, ठीक है साथियों। तो कैसे याद रखेंगे? कोई भी कसर नहीं छोड़ी क्या करने में? अपना चीज़ें डेजिग्नेट करने में, अपना ट्री, फ्लावर, बर्ड डेजिग्नेट करने में, ठीक है। केरला में अभी हम लोग एक चीज़ ने और देखी थी, क्या देखा था? केरला मतलब एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस, ठीक है। एग्रीकल्चर साइंस कांग्रेस हो रही है, कौन सी? 16, ठीक है। तो कौन से स्टेट डिस्ट्रिक्ट में हो रही है? कोची में, ठीक है, कोची, ठीक है साथियों। तो हम लोग ने पुराना भी रिवाइज कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच स्टेट विल लीड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर 3 टाइगर रिजर्व। तो आपको ये बता रहे हैं कौन सा स्टेट इनमें से इस्टेब्लिश करेगा स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स फॉर 3 टाइगर रिजर्व। तो आपके ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गोवा या तमिलनाडु। तो साथियों इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश क्या करेगा? स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स स्टैब्लिश करेगा 3 टाइगर रिजर्व्स के लिए। तो 3 टाइगर रिजर्व्स वो कौन से हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। चलिए देख लेते हैं साथियों। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हम लोग, जो नमदम्बा टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व है और कामलांग टाइगर रिजर्व है, ये सब अरुणाचल में आते हैं और इन्हीं के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स बनेगी, ठीक है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? अरुण जो है, ठीक है, अरुण
स्पेशल टाइगर फोर्स में है, ठीक है, स्पेशल टाइगर फोर्स में है, ठीक है। तो याद रखिएगा टाइगर का नाम क्या है, अरुण, ठीक है। जो टाइगर जिंदा है ना, वो टाइगर में उनका नाम है अरुण, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, अरुण स्पेशल टाइगर फोर्स में है। और ये कहाँ पे हो रही है, तो अरुण से याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुण का नाम, अरुण किसका नाम है, वो टाइगर जिंदा है वाले का नाम है, ठीक है। तो टाइगर से क्या याद रखेंगे, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये कहाँ बनी है, अरुण जिसमें काम करता है। अरुण से कैसे याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अ, और ये तीन टाइगर रिजर्व में बनेंगी, किसके किसके, नमदम्बा, पक्के और कामलांग, ठीक है। तो याद रखिएगा कि वहाँ पे पकाना मना है, ठीक है। टाइगर रिजर्व में कुछ भी पकाना मना है, ठीक है। PAKANA, सबके दो दो इनिशियल्स यूज किए गए, ठीक है। पकाना, PA से पक्के टाइगर रिजर्व, KA से कामलांग टाइगर रिजर्व और NA से नामदम्बा टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि कौन कौन से वो टाइगर रिजर्व हैं जिसमें असम ने, अरुणाचल प्रदेश ने स्टैब्लिश किए हैं स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, तो याद रखिएगा कि पकाना मना है टाइगर रिजर्व में, ठीक है। पकाना मना है टाइगर रिजर्व में, ठीक है। क्या क्योंकि वहां पे अरुण प्रोटेक्शन दे रहा है, ठीक है, अरुण प्रोटेक्शन दे रहा है। तो अरुण से याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश, और पकाना से तीन कौन कौन से हैं, पकाना, PA से पक्के, KA से कामलांग और NA से नामदम्बा, ठीक है, पकाना, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग वन UN अवार्ड फॉर इट्स टॉप रैंक सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव इंक्लूडिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, ठीक है। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स के लिए किसको UN का अवार्ड मिला है, किस इंस्टीट्यूशन को, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो साथियों इसका सही आंसर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और ये अवार्ड किसने दिया है, ये अंगटाड ने अवार्ड दिया, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और ये कहाँ हुई थी, ये अबू धाबी में हुई थी, ठीक है। ये जो विनर का अनाउंसमेंट हुआ था, ये 8th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम में और अनाउंस किया गया था, जो कि अबू धाबी में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चार चीज़ें ध्यान में रखनी है कि UNCTA अवार्ड किसको मिला है, पहले तो CA को मिला है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिला है, आप ये याद रखिएगा। CA को मिला है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाले को मिला है। और अ, कहाँ पे अवार्ड अनाउंस किया गया था, इन्वेस्टमेंट फोरम में, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट फोरम में। ये कहाँ हुआ था, ये अबू धाबी में हुआ था, ठीक है, अबू धाबी में हुआ था, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने साइन किए 3 मेमोरेंडम इन फील्ड्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग। तो आपको बताना है किसके साथ ये MOUs साइन किए गए हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है IBM, इन्फोसिस, HP या गूगल, ठीक। तो साथियों इसके सही आंसर है IBM, ठीक है। IBM के साथ MITI ने पार्टनरशिप की है टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। तो IBM में तीन लेटर्स है ना, IBM में 3 लेटर्स हैं, इसीलिए इनके साथ 3 MOUs की पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। 3 MOUs की पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। कौन कौन से MOUs हैं, वो है सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग। किसके साथ हुई है, IBM के साथ हुई है, ठीक है। IBM के साथ 3 MOU साइन हुए हैं, ठीक है, MITI ने साइन किया है, ठीक है। किसके साथ किया है, IBM के साथ किया है। किस सेक्टर्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी एंड क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये हैक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे साथियों कुछ फैक्ट्स हैं, हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इशू किया है अलर्ट, किस चीज़ के लिए, साइक्लोन तेज के लिए, टू मुंबई, ठीक है। तो कहाँ आएगा ये साइक्लोन तेज, मुंबई में आने वाला है, इसके लिए अलर्ट इशू किया गया है, ठीक है। ये कहाँ फॉर्म होगा, ये अरेबियन सी में फॉर्म होगा, ठीक है, अरेबियन सी में फॉर्म हो रहा है, ठीक है। पोटेंशियल साइक्लोनिक स्टॉर्म, क्या नाम है इनका, तेज नाम है, ठीक है। तेज कहाँ आएगा, मुंबई में, ठीक है। मुंबई में बहुत तेज लोग रहते हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। या मुंह बहुत तेज नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। MU से मुंबई और तेज से साइक्लोन का नाम है। मुंह बहुत तेज नहीं चलाना चाहिए, हम लोग बोलते हैं ना बड़ों से, मुंह बहुत दबा नहीं लड़ाना चाहिए, मुंह तेज बहुत चलता है। तो बस ऐसे ही याद रखिएगा कि मुंह तेज नहीं चलाना है, मुंह से मुंबई और तेज से
साइक्लोन का नाम है तेज, ठीक है। अक्टूबर 20 को हम लोग साथियों सेलिब्रेट करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस डे, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है बोन से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है, बोन्स, ठीक है। और इस बार की थीम क्या है साथियों, स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, बिल्ड बेटर बोन्स, ठीक है, बिल्ड बेटर बोन्स, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस से ध्यान दीजिएगा, ये बोन्स की बात करते हैं, तो बिल्ड बेटर बोन्स, ठीक है। तो याद रखेंगे सिस की बोन्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, SIS ऐसे याद रखेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस से पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा सिस की बात हो रही है, सिस की बोन्स बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, या बेटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा बिल्ड बेटर बोन्स, ठीक है साथियों, ऐसे आप लिंक कर लेंगे। नेक्स्ट साथियों, फेडरल बैंक लॉन्च मुकानूर मिशन इनिशिएटिव एट इट्स फाउंडर विलेज। तो फेडरल बैंक ने क्या लॉन्च किया है, कौन सा मिशन, मुकानूर, ठीक है, मुकानूर, ठीक है, मुकानूर किसने लॉन्च किया है, फेडरल बैंक ने, ठीक है साथियों। एक बार जल्दी से फिर तीनों न्यूज़ देख लेते हैं। तेज कहाँ है, तेज क्या नहीं करना है, मुंह नहीं तेज करना है अपना, मतलब तेज साइक्लोन कहाँ आ रहा है, MU से मुंबई, ठीक है, MU से मतलब मुंबई, तो मुंह नहीं तेज करना है, मतलब मुंबई में कौन सा साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन तेज आ रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस से सिस याद रखेंगे, ठीक है, सिस की क्या है, सिस की जो बोन्स है वो बेटर है, ठीक है, बिल्ड बेटर बोन्स इसकी थीम हो गई। और फेडरल बैंक ने क्या लॉन्च किया है, मुकानूर मिशन, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और फैक्ट है साथियों, ये लास्ट स्लाइड है हमारे आज के सेशन की, तो बस 4 चीज़ें और हैं, देख लीजिए कि संजय कुलश्रेष्ठ जो हैं उनको नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है हुडको का। पार्टनरशिप हुई है कॉलकॉम और गूगल की टू प्रोड्यूस वेरेबल डिवाइसेज बेस्ड ऑन रिस्क 5 टेक्नोलॉजी, ठीक है। 21st एडिशन ऑफ इंडिया फ्रांस मिलिट्री सब कमेटी कहाँ हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी। और टाटा मोटर्स इन्वेस्ट करने वाला है 27% स्टेक एक्वायर करने के लिए, किसमें, फ्रेट टाइगर में, ठीक है, फ्रेट टाइगर में इन्वेस्ट करने वाला है 150 करोड़ टू एक्वायर 27% स्टेक, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं भी समझ में आई होंगी तो क्षमा करिएगा, सीख रहे हैं हम भी पढ़ाना धीरे धीरे। आप भी हमारे साथ खूब मेहनत करिए और अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पाइए और अपने मम्मी पापा का खूब ख्याल रखिए, ठीक है साथियों। हम लोग अब कल मिलेंगे 21 अक्टूबर को नए करंट अफेयर एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।